बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम इंशाल्लाह शार्ट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला शार्ट क्वेश्चन है 12.1। वो कह रहा है द पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। Is the electric field zero or non-zero in this region? Explain. किसी दिए गए रीजन में, जगह में, इलाके में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू उस इलाके के अंदर, उस रीजन के अंदर चेंज नहीं हो रही। तो फिर क्या पूछ रहा है? पूछ ये रहा है इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलाके में, इस रीजन में ज़ीरो है या नहीं ज़ीरो? एक्सप्लेन करें, वजाहत करें। तो कुछ एक्सेप्शंस के साथ हम इसका आंसर देंगे। एक्सेप्शंस की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है लेकिन उसके बावजूद इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर ज़ीरो नहीं होती। लेकिन हम आज इसका आंसर जो दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो रही है, तो इसको इस मेथड के ज़रिए से या इस तरह क्यों सॉल्व कर रहे हैं, एक्सेप्शंस क्यों लगा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि हम जब भी किसी शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसका आंसर देते हैं, तो हमारे जहन में बोर्ड जो है उसका रेफरेंस भी जहन में होता है कि बोर्ड में किस लेवल के ऊपर या किस तरह चेक किया जाता है। तो बोर्ड्स की जो की आती हैं वो भी हमारे जहन में होती हैं कि बोर्ड वाले जो है वो किस लिहाज से इसको चेक करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर दोनों तरह आपको बताऊँगा। आपने लिखना यही है जो मैंने यहाँ पर लिखा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला ये है E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। चूँकि हमने कहा V इज़ कांस्टेंट, क्यों कहा? क्योंकि उसने कहा कि पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन। तो हमने कहा चूँकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो बदलती नहीं है, उसमें चेंज कितना आता है? उसमें चेंज ज़ीरो आता है। तो इसलिए हमने डेल V इज इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया। क्यों? क्योंकि V कांस्टेंट था तो इसमें चेंज ज़ीरो आया। अब इसी फार्मूले में वैल्यू पुट की, E इज इक्वल टू, इस डेल V की जगह पर हमने ज़ीरो लिखा तो ज़ीरो ओवर डेल आर, ये हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़ीरो होगी। ये कुछ एक्सेप्शंस के साथ हैं। अच्छा, एक्सेप्शंस की बात मैं यहाँ पर फिर बता रहा हूँ, आपने इसी तरह एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने बताया। एक्सेप्शन इसलिए कह रहा हूँ कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपने पढ़ा होगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस किसी चार्ज के सराउंडिंग में इर्द गिर्द वो जगह होती है, वो सरफेस होती है, वो सतह होती है जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। अब वहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर ज़ीरो नहीं होती। तो हमने यहाँ पर ज़ीरो क्यों लिखी? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ जाती है और इसी पॉसिबिलिटी के ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर चेक किया जाता है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ज़ीरो होगी। अच्छा, उसके साथ है वो कह रहा है सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। फर्ज करें ये आप हैं और आप फॉलो करें इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को, और आप इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करें। इट मीन्स आप इससे अवे जा रहे हैं। तो अगर आप इससे अवे जा रहे हैं तो आर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, आपका इस चार्ज से फासला बढ़ेगा। तो अगर आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे उसका क्या असर पड़ेगा, वो उसने पूछा है कि वो बढ़ेंगी या कम होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये था के क्यू ओवर आर स्क्वायर। वैसे तो था 1 ओवर एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हमने के लिख दिया, तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था के क्यू ओवर आर, पॉइंट चार्ज के लिए। के क्यू दोनों तरफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। तो हम लिखेंगे E इज़ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, 1 ओवर आर स्क्वायर। और यहाँ पर के क्यू कांस्टेंट है तो हम इसको बोलेंगे V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर। इसी तरह आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर। तो दोनों तरह आपके जहन में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में सम टाइम स्टेटमेंट चेंज करके देता है तो आपके जहन में होना चाहिए। तो आर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही ये होता है, आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम। तो इसका मतलब जब आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है बल्कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होता है। अच्छा, अगर वो इस जो है यहाँ पर आपने ये जहन में रखना है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या दोनों इक्वली कम हो रहे हैं, तो आंसर है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा कमी आ रही है क्योंकि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। फासले में थोड़ा इजाफा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा कमी आ जाएगी। मतलब अगर आर फासला डबल हो जाए तो 2 का स्क्वायर 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम हो जाएगी, यानी 1/4 रह जाएगी। अगर फासला 3 गुना हो जाए, 3 का स्क्वायर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 9 गुना कम हो जाएगी, यानी 1/9 टाइम्स रह जाएगी। इधर पोटेंशियल पे देखें, अगर फासला डबल होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 नहीं रहेगा बल्कि ये हाफ हो जाएगा। इधर आर डबल था तो E 1/4, इधर आर डबल हुआ तो V हाफ हो जाएगा, 1/4 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। बहरहाल शॉर्टली आपने ये बताना है कि जब हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करेंगे तो आर बढ़ेगा, तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कम होंगे। ज़्यादा कमी किस में आएगी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगी। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज? क्या रहा, कैसे आप शनाख्त कर सकते हैं? किस चीज़ की शनाख्त करनी भी कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है? ये एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर की ऐसे 2 लेग्स होती हैं जो उनकी करस्पॉन्डिंग प्लेट्स के साथ कनेक्ट होती हैं। अब आपको कैसे पता चले कि ये वाली लेग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है या ये वाली पॉजिटिवली चार्ज है? तो हम कहते हैं कि किसी कैपेसिटर में चार्ज की पोलैरिटी का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव जो है, उसको चेक करने के लिए हम एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, सोने के परत वाली इलेक्ट्रोस्कोप। सोने के परत, सोना तो वैसे ही बहुत महंगा है। तो खैर, अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, अब उसको कैसे, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन का आंसर राइट करते वक्त मिस्टेक करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ये कॉमन मिस्टेक बहुत करते हैं और इसी के ऊपर जो है वो इनका नंबर कटिंग होता है। तो वो क्या है, आपने ये कहना, पहले आंसर सुन लें फिर उसके बाद वो जो मिस्टेक है वो मैं बताता हूँ। हम ये कहते हैं कि अगर किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर हम चार्ज की पोलैरिटी चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के करीब ले आते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये इसके सोने के परत हैं, ब्लैक कलर में मैंने ड्रॉ किए हैं, गोल्डन कलर अवेलेबल नहीं था। तो अब सोने के जो परत हैं, ये 2 परत हैं सोने के, ये इसकी डिस्क है। मैट्रिक में आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कैपेसिटर की उस लेग को जिसकी पोलैरिटी को हमने चेक करना है, हमें नहीं पता कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम उस लेग को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आएंगे, उसकी डिस्क के करीब। लेकिन ये बात याद रखिएगा, बड़ी अहम बात है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप खुद कौन सा चार्ज होना चाहिए, उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। तो हम पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आएंगे। अगर पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आते हैं कैपेसिटर की कोई लेग, अगर इस लेग के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा। रिपल्शन की वजह से यहाँ पर ये चार्ज जो ये इधर वाला चार्ज है, ये रिपल्शन की वजह से इधर ट्रांसफ़र करेगा, इधर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर चार्जेस की तादाद इन परतों पे, इन प्लेटों पे बढ़ जाएगी। गोल्ड के जो ये परत हैं, देखें यहाँ पर मैंने 2-2 चार्जेस दिखाए हैं समझाने के लिए, यहाँ पर मैंने 3-3 चार्जेस दिखाए हैं ये समझाने के लिए कि जब अगर ये कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इन चार्जेस को रिपेल करेगी, चार्ज यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होगा। इन जो गोल्ड के ये जो परत हैं, ये औराक जो हैं, वर्क जो हैं सोने के, इन सोने के वर्कों पर औराक पर जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगी, तो इनका डाइवर्जेंस बढ़ जाएगा। डाइवर्जेंस फैलाव को कहते हैं। पहले ये सोने के परत एक दूसरे के करीब करीब थे, लेकिन अब एक दूसरे से दूर दूर हो गए। तो हम ये कहते हैं कि जब एक कैपेसिटर को उसकी प्लेट को
पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेकर आया जाता है तो हम इसके परत जो है उनको देखते हैं। अगर उनका डाइवर्जेंस फैलाव बढ़ जाए तो हम कहते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली लेग जो है और प्लेट। और अगर यहाँ पर इनका डाइवर्जेंस कम हो जाए तो हम कहते हैं ये वाली लेग नेगेटिवली चार्ज है। डाइवर्जेंस कम क्यों होगा देखेंगे। अगर ये लेग नेगेटिवली चार्ज है, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिव इधर से पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। अब पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ होगी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की मिकदार कम हो जाएगी। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस कम हो जाएंगे, फर्ज करें 3 की बजाय एक रह गया, जब पॉजिटिव चार्जेस कम होंगे तो उनकी रिपल्शन आपस में कम होगी। जब उनकी रिपल्शन कम होगी तो इनका आपस में ये जो फैलाव है ये भी कम हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ बात कर लें जी। तो हम बात कर रहे थे कि जब पॉजिटिव चार्ज को इसके करीब लेके आते हैं तो ये वाले पॉजिटिव चार्जेस इधर शिफ्ट हो जाते हैं, रिपल्शन बढ़ जाती है, हमें पता चल जाता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज हो तो ये वाले पॉजिटिव चार्जेस इधर शिफ्ट होंगे और यहाँ पर चार्जेस की तादाद कम हो जाएगी, डाइवर्जेंस और इन परतों का फैलाव कम हो जाएगा। हम कहेंगे यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब the force or forces on a positive point charge when placed between the parallel plates with similar and equal charges with opposite and equal charges। कह रहा है दो प्लेटें हैं, उन पे सिमिलर और इक्वल चार्जेस हैं। सिमिलर का मतलब जिस तरह का चार्ज इस पे है इसी तरह का इस पे है। अगर इस पे पॉजिटिव तो इस पे भी पॉजिटिव, दरमियान में एक पॉइंट चार्ज रख दिया। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का था फोर्स फाइंड करें। अब ये वाली प्लेट जो है इसको धकेल रही है, रिपेल कर रही है इस तरफ, और ये वाली प्लेट इस तरफ रिपेल कर रही है। रिपल्शन दोनों की सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है तो रिपल्शन भी सेम होगी। तो हम कहते हैं एफ नेट जो है वो ज़ीरो होगी। ना सिर्फ यहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो होगी बल्कि इस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ फिर बी पार्ट में वो कह रहा है विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। अपोजिट का मतलब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे नेगेटिव, लेकिन उनकी मिकदार बराबर होगी। तो ये देखें हमने विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस एक पे पॉजिटिव शो किया, एक पे नेगेटिव। अब ये वाली प्लेट इसको रिपेल कर रही है, मैंने रिपल्शन की फोर्स ऊपर शो कर दी। ये वाली प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को, ये नेगेटिव है, अट्रैक्ट कर रही है। अब रिपल्शन की फोर्स भी इधर लग रही है, अट्रैक्शन की भी इधर लग रही है। तो दोनों फोर्सेस का जो नेट है उसको हम लिखेंगे F = QE। अब E की जगह पर हम लिख सकते हैं सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। वो क्यों लिख रहे हैं भाई? हमने यहाँ पर एक प्लेट, आपको याद होगा हमने दो प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट के दरमियान फाइंड की थी, वो सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट थी, और इसका फॉर्मूला ये भी पड़ा था V/D। तो ये भी लिख सकते हैं। बहरहाल आप सिंपल इतना भी लिख दें F = QE तो वो भी सही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। ये तो मैंने आप लोगों को उसमें भी समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कता, एक दूसरे को क्रॉस, एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वजह उसकी ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व हो और उस कर्व लाइन पर आप फर्ज करें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है आप उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। वो टेंजेंट लाइन उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर फर्ज करें ये लाइन इधर जा रही है ऊपर और ये वाली लाइन इसको क्रॉस कर रही है, हमने फर्जी तौर पे ड्रॉ किया, तो इस नुक्ते के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर इस फर्स्ट सरफेस के लिहाज से टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इस तरफ होगा, ये इस तरफ। अगर ये ऊपर वाली सरफेस के लिहाज से टेंजेंट ड्रॉ करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिहाज से, तो टेंजेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। अब दो टेंजेंट, तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे क्रॉस ईच अदर देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट हैज मोर देन वन डायरेक्शंस। इसकी एक से ज्यादा डायरेक्शंस हो जाएंगी विच इज फिजिकली इम्पॉसिबल, जो कि मुमकिन नहीं है। एक नुक्ते पे एक जगह पर किसी वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर ये क्रॉस कर गई तो डायरेक्शन एक से ज्यादा हो जाएंगी जो कि मुमकिन नहीं है, तो इसलिए क्रॉस
नहीं कर सकती। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इसलिए क्रॉस नहीं कर सकती कि अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करें तो जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करती हैं उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज़्यादा डायरेक्शंस बन जाती हैं। ये मैंने शो की हैं, जो कि फिजिकली मुमकिन नहीं है। किसी वेक्टर की एक जगह पर एक ही डायरेक्शन होती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट है, if a point charge q of mass m is released in a non-uniform electric field with the lines pointing out in the same direction, will it make a rectilinear motion? rectilinear motion कहते हैं straight line motion को। फर्ज करें ये एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने ये एक पॉइंट चार्ज रखा है। अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर फील्ड की शिद्दत ज़्यादा है, यहाँ पर कम और कम 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 होती जा रही। जैसे जैसे हम इस चार्ज से अवे जाएंगे, दूर जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कम होती जाएगी। इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। जब हमने इस रेड कलर के पॉइंट चार्ज को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा तो कह रहा है क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन शो करेगा? तो हम कहेंगे यस, इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। ये रेक्टिलिनियर मोशन बनाएगा, शो करेगा। कैसे? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को दफा करते हैं, रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन की वजह से ये सीधा इस तरफ जाएगा और हम ये कहेंगे कि ये रेक्टिलिनियर मोशन शो करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे नॉन यूनिफॉर्म ही क्यों ना हो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज देन point charge will make a rectilinear motion due to the repulsion between these two charges as shown in the figure. तो स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन आपकी चाहिए ज़रूर। अच्छा, ये तो 12.7 जो है वो गाज़ी लॉ की पहली एप्लीकेशन है। कह रहा है is E necessarily zero inside a charged rubber balloon if the balloon is spherical? Assume that charge is distributed uniformly over the surface. अगर एक बैलून है, ये गुब्बारा है एक, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। आप कह रहे हैं क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेसेसरली ज़ीरो होगी या नहीं होगी? एक पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बैलून है, एक गुब्बारा है, उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी या नहीं होगी? कह रहे क्या ज़रूरी तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी? तो हम कह रहे हैं कि नहीं होगी। वजह हमने सबसे पहले हमने कहा फ़र्ज़ करें हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप गॉसेस लॉ में गाज़ियन सरफेस ड्रॉ कर ली। ये एक स्फेरिकल गाज़ियन सरफेस ड्रॉ कर ली। इस गाज़ियन सरफेस का रेडियस r प्राइम है, बैलून का रेडियस r है, r इज़ ग्रेटर देन r प्राइम। दूसरा स्टेप हमने देखना गाज़ियन सरफेस ने कोई चार्ज इनक्लोज किया है, बंद किया है, चार्ज उसके अंदर कोई पड़ा है? इस गाज़ियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं पड़ा, तो हमने लिखा q इज़ इक्वल टू 0। तीसरा स्टेप गाज़ेस लॉ लगाया, q ओवर एप्सिलॉन नॉट, q की जगह पर 0 लिखा और 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट 0 ही आ जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाज़ेस लॉ के ज़रिए से 0 आ गया। चौथा स्टेप हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरल फार्मूले से अप्लाई करके फाइंड किया। अच्छा, तीसरे और चौथे में आप इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, या इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खैर हमने गाज़ेस लॉ का जनरल फार्मूला लिखा, वो E डॉट ए होता है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों की लेफ़्ट साइड फाई ई है, फाई ई है। जिन दो इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड बराबर होती है उनकी राइट साइड भी बराबर होती है, तो हमने कंपेयर करके लिखा कि राइट साइड इसकी E डॉट ए बराबर होगी 0 के, तो हमने 0 लिख दिया, ये 0 लिख दिया, E डॉट ए इज इक्वल टू 0 कंपेयर करके लिख दिया। अब एरिया तो गाज़ियन सरफेस का 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो चीज़ नज़र आ रही होती है उसका एरिया 0 नहीं होता। अच्छा, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो तो 3 से 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? या तो एरिया 0 है जो E को मल्टीप्लाई करके 0 कर रहा है, या E 0 है जो A को मल्टीप्लाई करके 0 कर रही है, या दोनों 0 हैं एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है। चौथा इस जगह पर ये पॉसिबिलिटी है कि E और A के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, जिसकी वजह से cos 90 पे 0 हो जाता है और ये हमारे पास 0 हो रहा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे क्योंकि गाज़ियन सरफेस हमें इमेजिनरी सरफेस ही सही, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो ऑब्जर्वेबल है, यानी अगर इमेजिनेशन पे भी देखें ये इतनी गाज़ियन सरफेस है, उसका कुछ ना कुछ एरिया ज़रूर है। ये वाली गाज़ियन सरफेस है सारी, इस गाज़ियन सरफेस का एरिया ज़रूर है, तो एरिया इसका 0 नहीं हो सकता। तो हमने लिखा
एरिया इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये वेक्टर एरिया था तो हमने इसको थोड़ा बोल्ड करके लिख दिया, वेक्टर एरिया इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो नहीं है तो लामहला ई क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हमने कहा ई इज इक्वल टू ज़ीरो, कि चार्ज रबर बैलून के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी, किसी भी पॉइंट पे फाइंड करेंगे। 8वां शॉर्ट क्वेश्चन, इज इट ट्रू दैट गाज़ीज़ लॉ स्टेट्स दैट, क्या ये सही है कि गाज़ीज़ लॉ को इस तरह बयान किया जाए, टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, कि जितनी भी लाइनें किसी क्लोज सरफेस से बाहर निकल रही हैं, क्रॉस कर रही हैं उस सरफेस को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं उस पॉजिटिव चार्ज के जो गाज़ियन सरफेस के अंदर बंद पड़ा है। इनक्लोज मीन बंद पड़ा। तो हमने कहा यस ये सही है स्टेटमेंट। किस बुनियाद पे कह दिया जी, जब दिल करता है यस कह देते हैं, जब दिल करता है नो कह देते हैं, कोई पता ही नहीं चलता। भी हम लॉजिक देखेंगे इसकी। यस क्यों, वजह यह है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये गाज़ीज़ लॉ का फॉर्मूला था, या 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गाज़ियन सरफेस, ये बराबर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, गाज़ीज़ लॉ में पढ़ा था। तो हमने कहा ये 1 कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होगा। क्यू क्या चीज़ है, चार्ज इनक्लोज्ड, यानी जो चार्ज बंद पड़ा है गाज़ियन सरफेस के अंदर। तो हमने इसको लिखा फाई ई और 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर कांस्टेंट लिख दिया, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करें तो आंसर जो आता है वो एक नया कांस्टेंट बन जाता है, यानी वो तब्दील नहीं होता कभी भी आंसर। तो आप 1 को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से जब भी डिवाइड करेंगे तो आंसर एक ही आएगा और वो आंसर कभी भी तब्दील नहीं होगा। पाकिस्तान में भी वही रहेगा, इंडिया में भी वही रहेगा और अमेरिका में भी वही रहेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कांस्टेंट, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है और क्यू ये वैसे कांस्टेंट को ख़त्म करें तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज बाय द गाज़ियन सरफेस। ये मैंने गाज़ीज़ लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन में भी बताया था। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन ये भी है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग द सरफेस। ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ गाज़ीज़ लॉ की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये वाली जो है इस जगह पर लिख सकते हैं हम, तो मैंने लिख दी, लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के। तो यही वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द गाज़ीज़ लॉ, इज इट ट्रू। और पूछ भी रहा क्या ये सही है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ये सही है, हमने प्रूव भी कर दिया इसको। जी आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ें तो वो लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा या हाई की तरफ जाएगा, तो वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। क्यों, देखें फर्ज करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हाई पोटेंशियल है और ये वाला लो है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखा, लो पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल इसको रिपेल करेगा, धकेलेगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल इसको अट्रैक्ट करेगा, मीन कहेगा इसको आ जा इस तरफ, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ये इसको दफा करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से किधर जाएंगे, हायर की तरफ जाएंगे। हम लिखेंगे एज इलेक्ट्रॉन्स carry negative charge, so they are repelled by negative or lower potential and attracted by positive or higher potential, therefore they move from lower to higher potential। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अगर समझ नहीं आए तो थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ बैठें और जो गौर से सुने। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही थोड़े बादाम खाएं, अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो फिर मुझसे क्वेश्चन दोबारा करें, मैं इंशाल्लाह उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप समझना चाहते हैं और वाक़तन आप 100% कंसंट्रेशन के साथ बैठें तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ ना आए, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि आपको सबसे पहले अपने आप को कायल करना है कि मैंने समझना है। अगर आपके अपने अंदर डाउट है कि मैंने समझना है, नहीं समझना, मैं अब पढ़ूँगा, मैं तब पढ़ूँगा, तो फिर वाक़तन समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले 100% कंसंट्रेशन डेवलप करें कि मैंने समझना है, मैंने करना है और मैं कर सकता हूँ। तो अगर ये कंसंट्रेशन आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो इंशाल्लाह कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और याद रखिएगा मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो खैर MCQs थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद खुलासी होगी इंशाल्लाह आपकी भी और मेरी भी। MCQs
पहला एमसीक्यू अक्सर बनता रहता है, बोर्ड में कई दफ़ा है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 क्रॉस 10 पर -19 कूलम। अच्छा, ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड होगी। 1 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 6.25 क्रॉस 10 पर 18। यानी वो पूछता ये है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या कहेंगे 6.25 क्रॉस 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। क्या मतलब है? यानी आप ये दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी आपसे ये पूछ ले कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कंबाइन होकर एक कूलम बनाता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिलकर जमा होकर एक कूलम चार्ज बनाता है। तो हम क्या कहेंगे 6.25 क्रॉस 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिलकर, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होकर इनका चार्ज अगर जमा करें तो एक कूलम बनता है। अच्छा, अगर इसी को प्रोटॉन के लिहाज से पूछ ले तो प्रोटॉन भी इतने इकट्ठे हों तो उन सब का चार्ज एक कूलम के बराबर होता है। ये बड़ा फेमस एमसीक्यू है, बहुत दफ़ा रिपीट होता है जी। आगे कुछ ये एमसीक्यूज ही हैं। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स की सीरीज कम्बिनेशन, यानी कैपेसिटर्स को एंड टू एंड जोड़ना, यानी एक कैपेसिटर के एंड के साथ दूसरे का एंड मिला देना, दूसरे के साथ तीसरे का एंड मिला देना। भी क्यों कर रहे हैं ऐसे? सीरीज कम्बिनेशन क्यों? पहले बड़ी मुश्किल से कैपेसिटर बढ़ा है और अब सीरीज कम्बिनेशन। तो भाई इसलिए कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास बाज़ कैपेसिटर्स अवेलेबल होते हैं और सर्किट में हमें जिस कैपेसिटेंस की ज़रूरत होती है वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता, तो फिर हम जुगाड़ लगाते हैं, कैपेसिटर्स को सीरीज़ में या पैरेलल में जोड़कर अपनी मर्ज़ी की कैपेसिटेंस जो है वो हासिल करते हैं। तो कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कब जोड़ा जाता है ये भी सुन लें। अगर हमारे पास बड़ी कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हैं और हमें सर्किट के अंदर कम कैपेसिटेंस लगानी है, यानी छोटा कैपेसिटर लगाना है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम उन कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ेंगे ताकि उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हो जाए। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को जोड़कर उनकी कैपेसिटेंस को कम किया जाता है और पैरेलल कम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को जोड़ के उनकी कैपेसिटेंस को बढ़ाया जाता है। अच्छा, अब ज़्यादा डिटेल नहीं, हम आपकी बुक में नहीं है इसलिए हम इसको थोड़ा एक हद तक जो है वो पढ़ेंगे। इसके ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा एमसीक्यूज़ के लिए मैं सोच रहा था, मैंने पहले इसके बहुत सारे पॉइंट्स बनाए, फिर मैंने उनको जो है वो स्किप कर दिया। मैंने कहा ये बच्चे समझेंगे कि पता नहीं क्या बताया जा रहे हैं, बुक में तो है नहीं। तो ये लेक्चर मैंने लैदा से और कैपेसिटर्स की कम्बिनेशन के बारे में इससे ज़्यादा डिटेल में मेरे ज़हन में है, मैंने एक और लेक्चर इंशाल्लाह बनाना है, वो मैं अपलोड कर दूँगा। वो MD-CAT के हवाले से होगा, आप लोग चाहेंगे तो मेरे चैनल पर आकर जो है वो उसको देख लेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक बिस्मिल्लाह फिज़िक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेक्चर अपलोड हो तो आपको जो है वो पता चल जाए। अगर आप लोग जो है वो समझते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसमें ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा, ये तीसरा सीरीज़ में लगाएं। सीरीज़ में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन तीनों की इकट्ठी कैपेसिटेंस, उसका फॉर्मूला ये है 1/CE = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अच्छा, अगर ये जो कैपेसिटर जोड़े हुए हैं सीरीज़ में, इन सब की कैपेसिटेंस आपस में बराबर हो तो फिर हम क्या लिखते हैं, फिर इसका जनरल फार्मूला लिख देते हैं CE = C/N। C क्या है, इनमें से किसी भी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, उसको हमने C लिख दिया, और N इनकी तादाद है। यहाँ पर कितने कैपेसिटर हैं, देखिए 1 2 3, तो हम यहाँ पर N की जगह पर 3 लिख देंगे, C/3। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दें तो उनकी जो इक्विवेलेंट यानी उनकी जो इकट्ठी कैपेसिटेंस है वो 1/3 रह जाएगी, यानी तीसरा हिस्सा रह जाएगी, कम हो जाएगी। अगर 4 बराबर कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाए तो उनकी कैपेसिटेंस 1/4 रह जाएगी, 5 को जोड़ा जाए तो 1/5 रह जाएगी। ये मैंने फार्मूला कहाँ से लिखा है, इधर से लिया है। कैसे, 1/C, C1 की जगह पर भी C लिख दें, C2 की जगह पर भी C लिख दें, C3 की जगह पर भी C लिखें। 1/C + 1/C + 1/C, C इसका एलसीएम आ गया, ऊपर 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा। अब 3/C और इधर 1/CE उलट दें तो C बराबर आ जाएगा C/3। तो अगर यहाँ पर 4 होते हैं तो बनता, यहाँ पर हमारे पास C/4 बन जाता है। अगर यहाँ पर 5 कैपेसिटर ऐड हो रहे होते तो यहाँ पर हम लिखते हैं C/5। तो जनरली हम लिख दिया C/N।
तो ये डायरेक्ट आपको सॉल्व करने के लिए और ये इनडायरेक्टली। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम होती है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, चाहे वो डिफरेंट वैल्यू के कैपेसिटर ही क्यों ना हो, लेकिन चार्ज हर कैपेसिटर के ऊपर सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। हर कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होता है। क्यों? Q इज इक्वल टू सी वी, वी इज इक्वल टू क्यू ओवर सी। क्यू तो सेम है लेकिन सी तो सबका सेम नहीं है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम नहीं रहेगा। तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, यह है आपने सोचना। कल कमेंट्स में आप मुझे इसका आंसर देंगे, फिर कल मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। फर्ज करें एक है 5 माइक्रोफैरड, एक है 10 माइक्रोफैरड, एक है 15 माइक्रोफैरड। अब इसमें सबसे कम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस किस कैपेसिटर के क्रॉस में होगा, ये आपने मुझे बताना है कमेंट्स में। ये इसी चैनल के कमेंट्स में बताएंगे। कल मैं इंशाल्लाह इसको बताऊंगा, इसका आंसर बताऊंगा। पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल में कैपेसिटर्स को ऐसे साइड बाय साइड जोड़ते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए होती है तो हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं, जब कैपेसिटेंस कम चाहिए होती है तो सीरीज़ में जोड़ते हैं। बाद अब ऐसा भी होता है कि हमें कैपेसिटर्स को सीरीज़ में भी जोड़ना पड़ता है और कुछ को पैरेलल में भी जोड़ना पड़ता है। उनको मिला जुला कर, आप कह रहे हैं जुगाड़बाजी करके, उनकी अपनी मर्ज़ी की कैपेसिटेंस हमें हासिल करनी होती है। अच्छा, अब पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सिंपल फार्मूला है C1 + C2 + C3। जितने कैपेसिटर्स पैरेलल में लगाएंगे उन सब की कैपेसिटेंस जमा हो जाएगी सिंपली। फर्स्ट करें ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, तो 15 बन जाएगा। जनरल फार्मूला इसका NC है। NC कैसे? फर्स्ट करें ये भी 5, ये फार्मूला तब वैलिड है, ये NC वाला, ये तो सबके लिए वैलिड है। ये एक्सेप्शनल केसेस में जब सारे इक्विवेलेंट कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर अगर जोड़े जाएं तो उसके लिए ये एक फार्मूला है। n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं और C उनमें से हर एक की कैपेसिटेंस है। फर्स्ट करें यहाँ पर कितने थे, 3, तो हम लिखेंगे 3, और हर एक की कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड थी, तो 3 × 5 15। यहाँ पर भी देख लें, इस फार्मूले से भी 15 आ रहा है, 5 + 5 + 5। तो खैर ये इसका जनरल फार्मूला डायरेक्ट आंसर तक पहुँचने के लिए। अच्छा, इसमें एक और बात, इसमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे चार्ज डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर पे क्या होता है, सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर पे सेम और चार्ज हर कैपेसिटर पे डिफरेंट होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है इंशाल्लाह, और इसके मज़ीद जो इसके MCQ से रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो मैं साथ में फिर जो है उसकी एक और वीडियो बनाऊँगा। देखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा अगर समझ आए तो। अल्लाह हाफ़िज़।